तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है इसके बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी की कलाएं के बारे में कहा जा रहा है। तो आइए समझते हैं, सिंधु घाटी की कलाओं के बारे में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं। जैसा कि बात करते हैं सिंधु घाटी में, अगर देखा जाए, सिंधु घाटी में कला का उद्भव अगर देखा जाए तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में, तीसरी सहस्त्राब्दी में के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें प्रतिमाएं, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। देखिए, अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल हैं, मतलब तमाम जो स्थल हैं, वहाँ से कुछ न कुछ हमें ज़रूर प्राप्त हुई हैं। कहीं पर तो कुछ प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो कहीं पर हमें मोहरे प्राप्त हुई हैं, कहीं से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, कहीं से हमें आभूषण मिले हुए हैं और पकी हुई मिट्टियों के भी कुछ मूर्तियाँ मिली हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उस समय के कलाकारी में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज वर्तमान में आप देखते हैं कि हमारे कलाकार जो होते हैं तमाम तरह की चीज़ें बना देते हैं, ठीक है? चाहे जो चीज़ें अगर आप देखें कि किसी कोई व्यक्ति अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो बिल्कुल हूबहू उतार देते हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी कलाकार हुआ करते थे, जो एक तरीके से किसी भी चीज़ को देखकर वे ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ों को बना देते थे, या कई बार उनकी जो कल्पना शक्ति होती थी उसके माध्यम से, जो उनकी इमेजिनेशन पावर हुआ करती थी, उसके माध्यम से वे लोग क्या करते थे, तमाम तरह की चीज़ें बना देते थे। जैसे कि बात करते हैं, उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ अत्यधिक अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि उन्होंने मनुष्यों और पशुओं की कुछ मूर्तियाँ बनाई, और जिसको हमें देखने के बाद ऐसा लगा कि कितना वाक़ई में आकर्षक है, और उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसे ही है। देखिए, सोचिए एक बार कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो लोग रहा करते थे, यानी कि उस समय के लोग जो थे, उनके अंदर किस प्रकार की कलाकारी हुआ करती थी, किस प्रकार के वे आर्टिस्ट हुआ करते थे कि ऐसा वे अंगों को बना देते थे, ऐसा लगता था कि वाक़ई में ये सत्य है। मृद मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का भी निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया करते थे। जैसे कि बात करते हैं, जो मूर्तियाँ वगैरह हुआ करती थी जानवरों में, जानवरों की जो मूर्तियाँ हुआ करती थी, उनकी भी निर्माण जो वे लोग करते थे, वो बड़ी ही सूझबूझ और सावधानी से करते थे, कहीं से कहीं तक कोई चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर देखा जाए तो 2 प्रमुख स्थल मिलते हैं। एक तो हड़प्पा मिलता है और दूसरा मोहनजोदड़ो मिलता है। मैंने इसके बारे में बड़ा अच्छे से आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। मुझे लगता है कि पिछली क्लास को आपको देखना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि बात करते हैं हड़प्पा और दूसरी बात करते हैं मोहनजोदड़ो। जिनमें हड़प्पा जो था उत्तर में था, और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो दक्षिण में, और सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। देखिए, सिंधु नदी के तट पर अगर देखा जाए तो उत्तर में आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा मिलेगा, और दक्षिण में अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो मिलेगा। और इन दोनों ही नगर सुंदर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण माने जाते हैं। मतलब दोनों ही नगर इतनी प्लानिंग से बने हुए थे कि ये मानो कि ये कितना ज़्यादा विकसित रहे होंगे, जिन्होंने अपने नगरों को बड़ा ही बेहतर ढंग से बनाया था। जैसे शहर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार क्या करे कि कोई नए शहर की स्थापना करना चाहे, और उसको बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से उस किसी शहर की स्थापना करे, और कल हमारी सभ्यता ख़त्म हो जाए, तो फिर जब नई सभ्यता का जन्म हो, तो वो सभ्यता हमारे बारे में पढ़ेगी कि वाक़ई में हम लोग कितना बुद्धिमान थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन नगरों में रहने के मकान, बाज़ार और भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप में हुआ करते थे, और यथास्थान, जिसका जहाँ पर स्थान है वहीं पर वो चीज़ें बनी हुआ करती थी। आप सोचिए एक बार कि इनके जो शहर, देखिए नगर मतलब शहर मैंने बता दिया है, तो इनके नगरों में रहने का मकान, देखिए रहने के लिए जो मकान हुआ करता था
वो भी बड़ा ही व्यवस्थित क्रम में बनाया जाता था। और बाज़ार, जैसे कि मकान कहाँ पर होना चाहिए, बाज़ार कहाँ होना चाहिए, भंडार गृह कहाँ होना चाहिए और कार्यालय कहाँ पर होना चाहिए, सार्वजनिक स्नानागार कहाँ पर होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में इन्होंने बनाया था, इन लोगों ने बनाया था। और यथास्थान मतलब जहाँ जैसे है वही उस तरह की चीज़ें वहाँ पर उन लोगों ने बनाया था। इन नगरों में अगर देखा जाए तो जल इन नगरों में अगर देखा जाए तो जल की निकासी की व्यवस्था काफ़ी विकसित थी। मतलब कहने का मतलब ये है, जो जल निकलने का जो मार्ग हुआ करता था बहुत ज़्यादा विकसित हुआ करता था। जैसे कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं कि हमारे जो हमारे घर का पानी होता है वो जाकर नालियों में मिल जाता है, और नालियाँ क्या करती हैं कि छोटी छोटी नालियाँ क्या करती हैं, जाकर नालों में मिल जाती हैं। तो आप देखते हैं कितना व्यवस्थित क्रम से हमारा एक तरीके से जल निकास हो रहा है। उसी तरह से क्या था कि इसी तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ये चीज़ें मौजूद थी। कहीं ना कहीं एक तरीके से नगरों का जो जल की निकासी हुआ करती थी बड़ा ही बेहतर तरीके से किया जाता था, यानी कि विकसित किया गया था। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर अवस्थित है, तो पाकिस्तान में अवस्थित है। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर स्थित हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही नगर जो बिल्कुल एक तरीके से व्यवस्थित क्रम में थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा की बात करते हैं, सिंधु नदी के उत्तर में बसा था, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यह दक्षिण में बसा था, और वर्तमान में कहाँ पर ये स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल दो ही जगह से हमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं, बल्कि दो ही जगह से नहीं और भी जगहों से हमें बहुत कुछ मिला हुआ है। जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कि बात करते हैं लोथल और धौलावीरा, ये दोनों कहाँ पर स्थल हैं, तो ये दोनों स्थल अगर देखा जाए तो गुजरात में है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, लोथल और धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। राखी गढ़ी की बात की जाएगी तो हरियाणा आपको ध्यान रखना है, और कालीबंगा की बात करेंगे तो राजस्थान, और रोपड़ की बात करेंगे तो पंजाब। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा भी था कि राखी गढ़ी कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है, सॉरी रोपड़ कहाँ है और कालीबंगा कहाँ है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, बात की जा रही है कि कुछ अन्य स्थल भी हमें मिले हैं, और वहाँ से भी कुछ ना कुछ खास चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे कि लोथल और धौलावीरा की बात करते हैं तो ये हमें कहाँ मिलेगा, गुजरात में। उसके बाद बात करते हैं तो राखी गढ़ी की बात करते हैं तो राखी गढ़ी हमें कहाँ मिलेगा, हरियाणा में। फिर उसके बाद बात करते हैं रोपड़ की बात करते हैं तो मिलेगा हमें पंजाब में। ठीक है, चाहे क्या। अच्छा, कालीबंगा की बात करते हैं तो राजस्थान है, तो कालीबंगा राजस्थान, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं पत्थर की मूर्तियों के बारे में। अब आइए समझ लेते हैं पत्थर की मूर्तियों के बारे में। आइए समझते हैं। तो जैसा कि बात करते हैं पत्थर की मूर्तियों के बारे में, आइए समझते हैं कि पत्थर की मूर्तियां कैसे हुआ करती थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कहा गया है कि हड़प्पाई स्थलों पर भी पाई गई मूर्तियां भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है। देखिए, अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर कला की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की थी। देखिए, इनकी संख्या तो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि हड़प्पा स्थलों पर देखा गया कि मूर्तियाँ भले ही मिली हुई हैं, भले ही वे पत्थर की हुआ करती थी या कांसे की हुआ करती थी या मिट्टी की मिली हुआ करती थी, लेकिन वे संख्या की दृष्टि से उतना ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अगर कला की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही हाई क्वालिटी की हुआ करती थी। मतलब उनकी आप शैली समझ सकते हैं कितनी बड़ी, किस तरह के उनके अंदर शैली विकसित थी। किसी चीज़ को जब वे लोग बनाते थे तो कितना मेहनत करते थे। यहाँ पर एक प्रेरणा हमें लेना चाहिए कि हमें जो कुछ भी करना चाहिए बिल्कुल जी जान से करना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी यानी थ्री डायमेंशनल वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तु बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुत चर्चित रही। देखिए, पत्थर की मूर्तियों में देखा जाए तो दो पुरुष की प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियां बहुत ज़्यादा चर्चा में रहीं। एक तो जिसमें अगर देखा जाए तो एक है, आपको मिलेगा एक पुरुष धड़ का मिलेगा,
जो लाल चूना पत्थर का बना हुआ है। और दूसरी बात करते हैं दाढ़ी वाले पुरुष की, आवाक्ष मूर्ति है जो सेल खड़ी से बनी हुई है। एक तो आपको जो दाढ़ी वाले की बात करते हैं आपको यहाँ मिल जाएगा, और लाल बलुआ पत्थर के जो पुरुष धड़ है उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी आइए समझ लेते हैं कि जो दूसरे वाले व्यक्ति की बात की जा रही है, जो दाढ़ी वाले पुरुष की बात की जा रही है, जो खेल सेल खड़ी से बनी हुई है, आइए समझते हैं इसके बारे में। जैसे कि बात करते हैं दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। तो इसे क्या माना गया है, एक धार्मिक व्यक्ति माना गया है। इसके अवाक्ष मूर्ति को साल ओढ़े हुए दिखाया गया। देखिए साल ओढ़े हुए दिखाया गया, आप देखते रहे यहाँ पर एक साल ओढ़े हुए दिखाया गया। शॉल बांधे, शॉल जो है बाएं कंधे के ऊपर, यहाँ आप देख रहे हैं बाएं कंधे के ऊपर, और दाहिनी भुजा के नीचे, एक तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि दाहिनी भुजा के नीचे देखने को मिल रहा है, दाहिनी भुजा के नीचे डाली गई, सॉरी, शॉल जो है त्रिफुलिया नमूने से सजी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें 3 फूल बने हुए हैं, त्रिफुलिया मतलब 3 फूल बने हुए हैं, तो उससे सजी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं आँखें कुछ लंबी और आधी दिखाई देती है। आँखों के बारे में देख सकते हैं, आँख थोड़ी लंबी और कुछ आधी खुली हुई दिखाई दे रही हैं, मानो कि वह पुरुष ध्यान अवस्था में स्थित हो, मतलब ध्यान लगाकर वो स्थित हो, बैठा हो। नाक सुंदर बनी है, ओंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ नाक थोड़ी सी सुंदर दिखाया गया है, होंठ जो हैं थोड़ा सा निकले हुए दिखाए गए हैं, जिनकी रेखा के बीच थोड़ी गहरी है। नेक्स्ट बात करते हैं दाढ़ी मुछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई देती हैं, और कान की सीप जैसे एक तरीके से दिखाई देता है, कान जो है सीप जैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप कान को देख सकते हैं, यहाँ सीप जैसे दिखाई देता है, और सीप के बारे में आगे मैं अभी आपको और अच्छे से दिखा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं बालों के बीच की मांग। बालों की बीच की जो मांग है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, जैसे तेरे नाम की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो तेरे नाम अगर आप देखें तो इस समय भी चल रहा था, ये देखिए यहाँ पर आपको देख लेगा, ठीक है, पूरे चित्र आपको नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों तरफ अगर देखा जाए तो तेरे नाम जैसे है, ठीक है। तेरे नाम मूवी देखा होगा आप लोगों ने, सलमान खान के। नेक्स्ट बात करते हैं बालों के बीच उनकी मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसके सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ भी दिखाया गया है, जो दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है, और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, और जिसे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको दिखेगा क्या नाम है, एक फीता यानी कि पहना हुआ है, पहने हुए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि कांसे की ढलाई के बारे में। जैसे कि अब यहाँ बात की जा रही है, आज भी देश के कई भागों में कांसे की ढलाई का इस्तेमाल इसी तकनीकी से किया जा रहा है। तो आइए समझ लेते हैं कि कांसे की ढलाई कैसे की जाती थी हड़प्पाई लोगों के द्वारा, मतलब हड़प्पा के लोग किस तरह से कांसे की ढलाई करते थे। बताया जा रहा है कि हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। तो अगर देखा जाए तो एक कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। इस काम में बहुत ही कुशल थे, प्रवीण थे, मतलब कि इस काम में बड़ा ही ये लोग कुशल थे। इनकी कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढाल कर बनाई जाती थी। तो जो कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी कांसे को ढाल कर बनाई जाती थी। और मैंने आपको बताया था कि टिन और तांबा मिलाकर क्या किया जाता था, एक नई धातु का निर्माण किया गया था, वो था कांसा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, टिन और तांबा को मिलाकर क्या किया गया, एक नई धातु बनाया गया था, वो थी कांसा थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से समझिएगा, इसको कैसे बनाया जाता था, इसको फिर से समझ लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग, चलिए देखिए इसको समझिएगा कि फिर से यहाँ से देख लीजिए। इनकी कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थीं। इस तकनीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। तो इसमें क्या किया जाता था कि इस तकनीकी में अगर देखा जाए तो मोम की एक प्रतिमा यानी कि एक मूर्ति बना ली जाती थी, और इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लेप लगा कर रख दिया जाता था और सुखा दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था, चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, लेप लगाकर पूरा रख दिया जाता था, और जब वह मूर्ति सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था,
और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था। तो दरअसल क्या होता था, उसके मिट्टी के आवरण में देखा जाए तो छोटा सा एक छेद करके उस छेद में सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था, और इसके बाद मिट्टी के खाली सांचे में उसी तरह उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। और देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए फिर से देखिए, वे लोग क्या करते थे कि पहले तो क्या करते थे, एक वो क्या बनाते थे, एक मोम की मूर्ति बनाते थे, समझिएगा, मोम की मूर्ति बनाते थे। उसमें क्या करते थे, मिट्टी के लेप लगा देते थे, चिकनी मिट्टी, तो बिल्कुल वो मूर्ति एकदम साफ हो जाती थी, बढ़िया से बन जाती थी। फिर क्या होता था कि उसमें एक छेद कर दिया जाता था, और फिर उसमें क्या किया जाता था, उसको ले जाकर जब वो सूख जाती थी तो वो उसमें रख देते थे, क्या नाम है, जो आग हुआ करते थे, जो ज़्यादा आँच हुआ करती थी तो उसमें रख देते थे, तो मोम पिघल जाते थे, तो ये सांचा बन जाती थी मूर्ति। फिर इसमें ये लोग क्या करते थे, जो कांसे की जो उनका एक तरीके से हुआ करते थे, तो उसको पिघला कर क्या करते थे, उसमें डाल देते थे, तो फिर उससे क्या होता था कि एक नई मूर्ति बन जाती थी, वो कांसे की बन जाती थी। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। उसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु को भर दिया जाता था। तो फिर क्या होता था, उसी मिट्टी में जो एक तरीके से देखा जाए जो छेद है उसी में पिघली हुई धातु को भर दिया जाता था। जब वह धातु ठंडा होकर ठोस हो जाता था तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। फिर क्या किया जाता था, चिकनी मिट्टी का जो आवरण लगा हुआ करता था उसे हटा दिया जाता था। कांस में मनुष्य और जानवर दोनों की ही मूर्तियाँ बनाई गई हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो कांसा से यानी कांस्य से में अगर देखा जाए तो मनुष्यों की भी मूर्ति बनाई जाती थी, जानवरों की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों की ही मूर्तियाँ बनाई जाती थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मानव मूर्ति का सर्वोत्तम नमूना यही है। तो मानव मूर्ति का सर्वोत्तम नमूना जो है, अगर देखा जाए मानव के द्वारा बनाई गई, यही हुआ करती थी। एक लड़की की मूर्ति जिसे नर्तकी के रूप में भी जाना जाता है, आगे हम देखेंगे। एक लड़की की मूर्ति होगी जिसे नर्तकी के रूप में हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट बात करते हैं कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस, बकरी और मूर्तियों के विशेष उल्लेखनीय हुआ करते थे। तो कांसे की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो जानवरों में अगर देखा जाए तो भैंस की भी हुआ करती थी और बकरियों की भी मूर्तियाँ बनी हुआ करती थी। भैंस का सिर और कमर ऊँची उठी हुई हुआ करती थी और सींग फैले हुए करते थे। जैसे भैंस हुआ करती थी, जैसे भैंस होती हैं आज तो देखा ही होगा आपने, तो जैसे आज बफैलो होती हैं उसी तरह से क्या होता था, उस समय भी उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, आज तो उनकी मूर्ति उतना ज़्यादा कोई नहीं बनाता। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। तो अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल या किस कांसे की ही किसी चीज़ से अगर कोई चीज़ें बनाई जा रहा है तो कांसे का ही इस्तेमाल किया जाता था। लोथल में बताया जाता है कि लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता, पक्षी और कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्तियाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांस्य की मूर्तियाँ मानव से किसी भी प्रकार की कमतर नहीं कहा जा सकता है। तो मानव से कहीं तक कम नहीं है उनकी मूर्तियाँ। जैसे कि बात करते हैं लोथल में अगर देखा जाए तो तांबे का कुत्ता मिला है और पक्षियाँ मिली हुई हैं। कालीबंगा में अगर देखा जाए तो सांड की मूर्तियाँ मिली हैं, सांड की कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी तमाम तांबे और कांसे की मूर्तियाँ बनी हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मानव मूर्तियाँ से किसी भी प्रकार से कमतर जानवरों की मूर्तियाँ नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ये रहा मिट्टी के बनी हुई आकृति, मिट्टी से बनी हुई आकृति, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मृद मूर्तियाँ क्या होती हैं, और उन्हें टेराकोटा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मृद मूर्तियाँ जो होती हैं उन्हें टेराकोटा कहा जाता है। अब आइए समझते हैं एक बार बहुत अच्छे तरीके से। तो सिंधु घाटी के लोग मिट्टियों की मूर्ति भी बनाते थे। तो सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, मिट्टियों की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियाँ जितना बढ़िया नहीं होती थी। तो अगर देखा जाए तो पत्थर और कांसे की उतना ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं, उतना बढ़िया नहीं हुआ करती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि मातृ देवी किसे कहा जाता है, तो
माता को, पृथ्वी माता को एक तरीके से वे लोग क्या मानने लगे थे, मातृ देवी मानने लगे थे। क्योंकि माता क्या करती हैं, पालन पोषण करती हैं, इसकी वजह से अनाज हमें पैदा होता है। लोग मानते थे कि माता से क्या होता है, अनाज पैदावार होती है और वही हमारा पालन पोषण करती है। तो मिट्टी धरती माँ को ही क्या मान लिया गया है, मातृ देवी मान लिया गया। और उनकी सबसे ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियाँ देखने को मिली हैं। अब बात करते हैं कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियाँ से बहुत ही अलग तरह की हैं। तो जो ऐसा देखा जाता है, बताया जा रहा है कि कालीबंगा में जो पाई गई मूर्तियाँ, नारी की मूर्तियाँ, लोथल में जो पाई गई नारी की मूर्तियाँ, और मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई जो मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं, दोनों ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग दिखाई देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हुई हैं। तो अगर देखा जाए तो मिट्टी की मूर्तियों में दाढ़ी पुच्छ वाले भी ऐसे कुछ पुरुषों की छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, जिनके बाल गुथे हुए हैं, यानी कुंडलित है, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। जो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, टांगे थोड़ी चौड़ी है, तो टांगे थोड़ा सी चौड़ी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब मूर्तियाँ उन्हीं की बनी हुई हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो टांगे जो हुआ करते थे थोड़ा चौड़ी हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुआ करती थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियाँ बार बार पाई गई हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी देवता की मूर्तियाँ, एक सींग वाले देवता के भी मिट्टी का बना मुखौटा मिला हुआ है। तो एक सींग वाले देवता के भी मिट्टी के मुखौटा बना मिला हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, एक सींग वाला। और नेक्स्ट बात करते हैं, एक सींग वाला ही तो है। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनके अलावा अगर देखा जाए तो मिट्टी की बनी पॉलिशदार गाड़ियाँ और सड़कें और सीटियाँ, पशु पक्षियाँ, आकृतियाँ, खेलने के बांसे और गिट्टियाँ और चक्रियाँ आदि भी मिली हुई है। ये देखिए, एक तरीके से आपको पहियादार गाड़ी मिली है। यहाँ आप देखिए, दो पहिया लगी हुई है, एक पहिया यहाँ, एक पहिया यहाँ, आप इस तरह की भी गाड़ी मिली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह जो सभ्यता थी, काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ करती थी। अब आइए बात कर लेते हैं मुद्राएं, और जिन्हें मोहरों के नाम से जाना जाता है। तो आइए समझते हैं एक बार मुद्राएं के बारे में, यानी मोहरे के बारे में आइए समझ लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं, पुरातत्वविदों ने को हजारों की संख्या में मोहरे यानी कि मुद्राएं मिली हुई हैं। तो अगर देखा जाए, जो उत्खननकर्ता वाले लोग हैं, यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लोग हैं, जिन्होंने क्या किया था, हजारों की संख्या में मोहरे या मुद्राएं पाए हैं। ठीक है, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद और चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टियाँ से बनाई गई थी। तो अगर देखा जाए तो ये जो बनी हुआ करती थी मुद्राएं, वो सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद या चकमक पत्थर या कांसा आदि की मिट्टियों की बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले गैंडा, एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा और बकरा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुआ करती थी। तो मोहरों पर अगर देखा जाए तो एक सींग वाले सांड भी आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, और एक सींग वाले सांड तो नहीं, एक सींग वाले सांड यार पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन गैंडा मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मेरे हिसाब से सांड की बजाय यहाँ गैंडा होना चाहिए था। तो एक सींग वाले सांड सांड नहीं बल्कि गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा आदि जैसे पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। तो ध्यान रखिएगा, इन मुद्राओं का एक तरीके से क्यों इनको तैयार किया गया था, ताकि वाणिज्यिक यानी कि व्यापार अच्छा हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो बाजूबंद के भी रूप में कुछ लोग इसको पहनते थे, जैसे यहाँ पर है बाजूबंद के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए बाजूबंद। ठीक है, कि अपने बाजू में पहने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, ये लोग कुछ इसके वजह से काम करते थे। और एक मिनट, हाँ।
ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर कुछ लोगों द्वारा पहने जाते थे, जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके, तो जिसकी वजह से उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके। जैसा कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते थे, उसी तरह से लोग क्या करते थे, अपने पास मोहरे रखते थे, अपने बाजू में क्या करते थे, उसको बांध कर रखते थे। हड़प्पा की मानव मुद्रा देखा जाए तो 2 गुणे 2 इंच की वर्गाकार पटिया के आकार में हुआ करती थी, जो आमतौर पर सेलखड़ी से बनाई गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि भी खुदी खुदी होती थी। देखिए, हर लिपि में अगर देखा जाए तो लगभग लगभग चित्र बने हुआ करते थे और कोई ना कोई लिपि का संकेत दिया करता होता था, और जिसको आज तक भी अभी हम नहीं पढ़ सके। तो जिसके बारे में बताया जाता है कि अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ पाए, यानी कि हम नहीं पढ़ पाए, यानी कि हमारे इतिहासकारों ने आज भी इनके बारे में नहीं पढ़ सके कि क्यों इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी और उसके पीछे का क्या कारण रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। तो बताया जा रहा है कि कुछ मुद्राएं ऐसी थी जो हाथी के दांत की भी बनी गई हैं। ठीक है, और मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे। देखिए, ऐसा नहीं होता था मुद्राएं जो हुआ करती थी केवल एक ही प्रकार की हुआ करती थी, नहीं, साथ साथ बताया जा रहा है कि भाई अनेक प्रकार की हुआ करती थी। लेकिन अधिकांश में कोई जानवर, जैसे कि कुगड़ वाला सांड या बिना कुगड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर बने हुआ करते थे। तो दरअसल बताया जा रहा है जो अधिकांश में देखा जाए, जो मोहरों पे या सिक्कों पर बने हुए मोहरों पर या मुद्राओं पर बने हुए जो चित्र हुआ करते थे, उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, जैसे कि कुबड़ वाला सांड के बारे में बताया जा रहा है, हाथी के बारे में बताया जा रहा है, बाघ, बकरी और दैत्याकार जानवर वगैरह के उनके चित्र बने हुआ करते थे। उनमें से कहीं कहीं पेड़ों और मानव की आकृतियाँ भी बनाई गई हैं। तो कहीं कहीं ये भी मिली हुई हैं कि भाई मानव की भी आकृतियाँ बना दी जाती थी, या कभी कभी कह सकते हैं वे मानव की भी आकृतियाँ बना देते थे और पेड़ों की भी आकृतियाँ बना देते थे, और जिसकी वजह से कुछ जगहों पर हमें पेड़ों की आकृतियों के आकार के मिले हैं, और कुछ हमें एक तरीके से देखा जाए तो कोबड़ वाले सांड या मानव की आकृतियों की भी चीज़ें मिली हैं। इनमें से अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर, देखिए यहाँ पर उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सींग वाला गैंडे की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, ये बात आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता था। तो किस विद्वानों ने इस मुद्रा को क्या कहा है, विद्वानों को पशुपति की मुद्रा कहा हुआ है। और इसका आकार जो हुआ करता था 1/2 से लेकर 2 इंच तक के वर्ग या आयात के रूप में हुआ करता था। जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति भी मानते हैं, तो कुछ लोग इसे देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठकर एक तरह बैठकर पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। जैसा कि यहाँ पर होगा पालथी मारकर, एक मिनट, एक मिनट होना चाहिए। चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको हो सकता है दिखाऊं उसके टर्म्स। एक मिनट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा पालथी मारकर बैठा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है, तो बताया जा रहा है, और बाकी तो आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, और तो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, तो जैसे कि बात करते हैं पालथी मारकर बैठना, आप तो देखे ही होंगे, थोड़ा सा जब आदमी बैठता है तो पालथी मारकर ही बैठता है। ठीक है, तो बैठी हुई एक तरीके से दिखाया गया है। इस मानव के आकृति के दाहिने ओर एक हाथी, एक बाघ, एक शेर, सॉरी एक मिनट, मुझे लगता है कि पशुपति की मोहर की बात की जा रही, सॉरी एक मिनट, यहाँ गलती हो गई थी, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये रहा। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा से, तो यहीं पर पालती मार के बैठा हुआ है एक व्यक्ति, और इसी के बारे में बताया जा रहा है कि पशुपति के मोहर में अगर देखा जाए, एक मिनट दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस मानव की आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी, एक बाघ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक हाथी भी देखने को मिलेगा और एक बाघ भी देखने को मिलेगा। इसकी मैं चित्र हो सकता दूसरा शेयर करके आपको दिखा दूँ, इस चित्र में दिख नहीं रहा उतना ज़्यादा।
ठीक है, वो आप भी देख रहे होंगे कि भाई नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे आपको सारी चीज़ एकदम अप्रोप्रिएट दिखा सकूँ। ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ तब भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हाँ, यहाँ पर एक आदमी पालथी मारकर बैठा हुआ है, एक शेर, एक हाथी, एक हिरन। ठीक है, तो इसका एक अलग चित्र मैं लेकर आपको दिखा दूँगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसका अलग एक चित्र मैं ले लूँगा जो नितिन सिंघानिया सर की किताब है उसमें दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो उससे मैं आपको पशुपति के मोहर दिखा दूँगा। और जबकि बाईं ओर गैंडा, भैंसा दिखाया गया है। इन या आप एक बार इंटरनेट में पशुपति मोहर डाल देंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, और यही चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और स्टूल के नीचे 2 बारहसिंघे भी दिखाया गया। इसी तरह की मुद्राएं 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की हैं। ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इन सतहों पर मानव और पशु की आकृतियाँ बहुत ही उत्कीर्ण अवस्था में पाई गई हैं। तो देखा जाए तो इन सतहों पर मानव और पशुओं की उत्कीर्ण अवस्था में है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार तांबे की वर्गाकार अगर देखा जाए, और आयताकार पट्टियाँ यानी टैबलेट भी पाई गई हैं, जिनमें एक ओर मानव आकृतियाँ, दूसरी ओर देखा जाए तो कोई अभिलेख, तो दोनों ही ओर कोई ना कोई अभिलेख मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन पट्टियों की आकृतियाँ और अभिलेख किसी नोकदार औजार या छेनी से सावधानी पूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियाँ बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थीं, और मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे। मगर ये ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख इन उन पशुओं से ही संबंध थे जो उस पर चित्रित किए गए थे। चलिए अब बात कर लेते हैं मृदभांड के बारे में, देख लेते हैं। ठीक है, तो मृदभांड के बारे में आइए देख लेते हैं। तो इन पुरावस्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृदभांडों के यानी कि मिट्टी के बर्तन की शक्ल सूरत, उन्हें बनाने की शैलियों में तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों और विषयों से पता चलता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मृदभांड में अगर देखा जाए तो पुरास्थलों से बड़ी संख्या में, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, जिनकी शक्ल सूरत बड़ी ही अच्छी हुआ करती थी। बड़ा अच्छे शैली तरीके से उन लोगों ने बनाया, बड़ा अच्छे डिजाइन करके उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से विकास किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए, ये है छिद्रित बर्तन, ये है छिद्रित बर्तन है, बर्तन में ही छेद कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसके भी कुछ अपने नियम हुआ करते थे, क्यों छेद किया जाता था अभी हम जानेंगे। सिंधु घाटी में पाई गई मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए जाते थे। देखिए, ज़्यादातर कुम्हार की चाक पर बनाए जाते थे। मैंने आपको बताया था कुम्हार का चाक क्या होता है, जो जैसे पहियादार होता है, जो पहिएदार होता है, तो उसी पर क्या होता है, बर्तन बनाए जाते थे या बनाए जाते हैं। और हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं पाए गए हैं। तो देखा गया है कि हाथ से बर्तन नहीं बनाए पाए गए, उतना ज़्यादा कुल मिलाकर नहीं पाए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन को ज़्यादातर कुम्हार के चाक से बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ से बनाए गए बर्तन ही नहीं मिले हैं। हो सकता है ना मिले हों, लेकिन जैसे आपने पिछली क्लास में देखा था कि जो औरतें हुआ करती थी वे ज़्यादातर हाथ से ही बर्तन बनाती थी, चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी। और इनमें रंग किए हुए बर्तन कम, सादे बर्तन ज़्यादा दिखाई देते हैं। देखिए, रंग यानी कि कलरफुल बर्तन कम हुआ करते थे, लेकिन सादा बर्तन ज़्यादा देखने को मिलता है। इस सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हुआ करते थे। तो अगर देखा जाए तो ये जो सादे बर्तन हुआ करते थे, ये लाल चिकनी मिट्टी से बने हुआ करते थे। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। तो कुछ ऐसे हुआ करते थे, कुछ इतना ज़्यादा सुंदर जो लाल व स्लेटी लेप इसमें लगी हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ घुड़ीदार पत्र हैं जो घुड़िया की पंक्तियों से सजे हुए हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल की लेप लगाकर एक सुंदर परत बना दी जाती थी। देखिए, काले रंगीन बर्तनों पर क्या करते थे, लाल की लेप लगा देते थे, और वह सुंदर परत बन जाती थी, जिस पर क्या होता है, चमकीले रंगों से ज्यामितीय आकृति के पशुओं को भी डिजाइन कर दिया जाता था। तो कई बार उसमें क्या होता था, पशुओं के भी डिजाइन कर देते थे। तो ये रहा मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये रहा मिट्टी के बर्तन, इसको आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और सुंदर बनाया गया है, इस पर कलर कर दिया गया है लाल का। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्कीर्ण बर्तन बहुत कम पाए गए हैं, और जो पाए भी गए हैं, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ें थोड़ा से, हाँ,
बहुरंगी मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं और इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद और पीला जैसे रंगों से मिश्रित ज्यामितीय आकृति के बनाए जाते थे। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए भी गए हैं उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ और तरस्त्रियाँ तक ही सीमित हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं छिद्रित पात्रों का। ये रहा छिद्रित पात्र यानी बर्तनों का बड़ा बड़ा छिद्र बर्तन के तल और छोटे छिद्र उनकी दीवार का सर्वत्र मतलब दीवार पर सब जगह पाई गई हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के लिए करते थे। तो ये जो होता था पेय पदार्थ को छानने के लिए क्या करते थे, बर्तनों में छेद कर देते थे। और घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों आकारों में हुआ करते थे। सीधे और कोणीय रूप वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिट्टी के भले ही बने हों और पर लगभग सभी बर्तनों पर सुंदर मोड़ पाए गए हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो सभी बर्तनों पर सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर वे इतने सुंदर होते हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता है। तो छोटे छोटे उनके जो बर्तन हुआ करते थे, तो उनको अगर देखा जाए तो इतना सुंदर हुआ करते थे, इतना सुंदर हुआ करते थे, जो भी व्यक्ति देखता था वो बिना एक तरीके से प्रशंसा किया आगे नहीं बढ़ सकता था। क्योंकि इतना अच्छा हुआ करता था तो लोग उससे बाध्य हो जाते थे, उनका मन बाध्य हो जाता था। ठीक है भाई, हमें प्रशंसा एक बार करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आभूषण के बारे में, मतलब कि गहनों के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषण से सजाते थे। देखिए अगर देखा जाए तो हड़प्पा के लोग पुरुष और स्त्रियों को अपने आप को तरह तरह के आभूषणों यानी कि गहनों से सजाते थे। एक गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों को लेकर हड्डियाँ और पकी हुई मिट्टी तक के भी बने हुआ करते थे। तो ये जो बहुमूल्य धातुओं के बहुमूल्य गहने हुआ करते थे, या ये गहने बहुमूल्य धातुओं के बने होते थे, रत्नों से लेकर हड्डियाँ और पकी हुई मिट्टियों के भी बनाए जाते थे। गले के हार में अगर देखा जाए तो गले के हार हुआ करता था, फीते, बाजूबंद और अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियां दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी। पर करधनी की बात, करधनियाँ, बुंद बूंदे या कर्णफूल और पैरों के कड़े पैजनियाँ स्त्रियां ही पहनती थीं। तो अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो हुआ करती थी उसको केवल स्त्रियां ही पहनती थी, जैसे करधनियाँ हुआ करती थी, करधनियाँ होती हैं, और बुंदे या कर्णफूल हुआ करते थे। पैरों के कड़े, जो पैरों में आपने कड़ा देखा होगा महिलाएं पहनती हैं आज भी कहीं ना कहीं। पैजनियाँ स्त्रियां ही पहनती थी। तो ये सब सारी चीज़ें स्त्रियां ही पहनती थी। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं। बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो और लोथल से बहुत ज़्यादा गहने मिले हुए हैं, जिनमें से सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े, मनके और सोने के कुंडल, बुंदे या झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने और बटने और सीलखड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। अगर देखा जाए तो लगभग जितने भी आभूषण या गहने हैं वे सुंदर ढंग से बने हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा के फरमाना पूरा स्थल पर एक कब्रिस्तान या शवाधान पाया गया है, और जहाँ पर शवों को गहनों के साथ दफनाया गया था। जहाँ पर अगर देखा जाए तो शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हुई हैं।